चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो स्टेट की डेफिनेशन को इतना भी नहीं बढ़ा दोगे कि हर चीज स्टेट हो जाए, लेकिन स्टेट की डेफिनेशन को ऐसा भी नहीं कर दोगे कि स्टेट की यूटिलिटी ही खत्म हो जाए। तो ये पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो, जैसे अधिक स्वतंत्रता अच्छी नहीं होती, तो अधिक स्ट्रिक्ट होना भी अच्छा नहीं होता। हमेशा जो मध्यम मार्ग होता है, दैट इज द बेस्ट थिंग। व्हाट इज द, जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट इज फेसिंग। पहले बहुत सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की डेफिनेशन को बढ़ा दिया, अब उसको कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज देयर शुड बी अ लाइन दैट इन दीज सर्कमस्टांसेस अ बॉडी इज अ स्टेट, और इन दैट अनदर सर्कमस्टांसेस द पर्टिकुलर बॉडी इज नॉट अ स्टेट। तो यहाँ पे जब लीडरशिप की, हम जब जुडिशियल लीडरशिप की बात करते हैं, तो जुडिशियल लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जो जज हु इज गोइंग टू प्रोनाउंस अ जजमेंट, व्हाई वी डोंट कॉल एवरी जजमेंट एज अ लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो चीजों को बहुत दूर तक फोर्सी करते हैं। दैट इज बेसिकली द जुडिशियल लीडरशिप, दैट what are the possible consequences of this particular judgment, how it is going to affect the life of the people, how it is going to affect the interests of the country. And I told you that the basic concept of the interpretation is, in case of any kind of conflict, the first priority should be given to the interest of nation. इसलिए मैंने आप लोग को पहले भी इंटरप्रिटेशन का तरीका बताया था। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं फिर से बताती हूँ। इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द, ये हमारे पुराना इंटरप्रिटेशन का तरीका है और यही बेस्ट तरीका है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इन the interest of the family, the interest of the family should be protected. Family and society का interest protect करना चाहिए. In the case of interest of society and in the interest of the conflict, if there is any conflict between the interest of the society and in the interest of the country, then firstly the interest of the country should be protected. तो कई लोग बोलते हैं ना, लॉ में इतना बांध देते हैं, कहाँ लिखा है? इसको हमेशा याद रखना, that the purpose of the provision is to give justice. If there is any provision which is creating any kind of discrimination or which is not justified, अगर वो वहां है भी तो उसके इंटरप्रिटेशन को चेंज करने की जरूरत है। उसकी बेसिस पे आप सही को गलत नहीं कर सकते। तो जो लीडरशिप होती है, इसलिए लीडरशिप की एक खास बात आप याद रखना, पॉलिटिशियंस आर नॉट नेसेसरली लीडर्स। पॉलिटिशियन और लीडर में डिफरेंस ये होता है कि पॉलिटिशियंस टेक पॉपुलर डिसीजंस, बट द लीडर टेक्स करेक्ट डिसीजन इवन इफ दे आर अनपॉपुलर। तो जो लीडर होगा वो सही डिसीजन लेता है, वो ये नहीं देखता कि लोग खुश होंगे कि नाराज होंगे। लेकिन पॉपुलर जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो ज्यादा देखता है वो हम डिसीजन लें जिससे कि लोग हमारे अगेंस्ट में ना जाएं। इसी तरीके से जब आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की बात करते हो, तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ चैलेंज, देन हाउ दैट पर्टिकुलर चैलेंज इज गोइंग टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल। जैसे अभी उस दिन भी मैंने व्हाट्सएप का केस देखा था, तो डिस्कस किया था, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि कैसे किस हिसाब से पब्लिक अथॉरिटी एंड व्हाई इट शुड बी मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 226। बट वी शुड रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स वेरी क्लियरली दैट इन द केस ऑफ पुत्तुस्वामी, right to privacy has been declared as a fundamental right. A particular body who is collecting the data, who is already having the data of 40 crore Indians, how that particular company can breach the privacy without providing an option of being agree or being disagree. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी याद रखना जो मैंने तुमको बताया था, right to choice. This is also something which is very much important. तुम या तो करोगे और या तो तुम जाओगे, आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे इसमें व्हाट्सएप ने दिया है कि या तो एक्सेप्ट करोगे या तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। देयर इज नो चॉइस। And remember in the case of Aadhaar, when the government was collecting data in the national interest, then too it was only directory, not mandatory. But here WhatsApp has made it mandatory. तो यहाँ पे क्या होता है कि क्या WhatsApp जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है सोशल नेटवर्किंग का, 40 करोड़ लोगों का डेटा जिसके पास है, जो इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि हाउ दे आर गोइंग टू सेव आवर प्रिवेसी, can we dismiss the petition only on this ground that it is not a public authority under Article 226? Then what is the utility of privacy? Privacy का फिर मतलब क्या है? तो राइट टू चॉइस की जो मैंने बात करी कि आपको ऑप्शन ये देना चाहिए कि हम डेटा शेयर करेंगे, अगर आप एग्री हैं तो बताइए तो हम शेयर करेंगे, एग्री नहीं तो हम शेयर नहीं करेंगे। दूसरा इसमें एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, पब्लिक अथॉरिटीज के केस में होता है कि दे डोंट वर्क फॉर द प्रॉफिट,
only for the sake of profit. But in the case of private authorities, or the private bodies, the basic purpose is profit. वो पैसा कमाना उनका पहला पर्पस होता है. व्हाट्सएप ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो जो फ्री में ये व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म दे रहा है उनका बिजनेस मॉडल क्या है. ऑब्वियसली जब उन्होंने फेसबुक ने $18 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा तो कोई ना कोई तो इनका बेनिफिट प्रॉफिट मॉडल होगा ना. और वो प्रॉफिट मॉडल क्या है? वो प्रॉफिट मॉडल है डेटा शेयरिंग. So why they are not accepting it that they are sharing the data? And once they are sharing the data, they are collecting your all sorts of information. Information में आज की तारीख में आपका सम्मन व्हाट्सएप से आ जाता है. आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप से भेजते हैं और बहुत सारी चीजें आप व्हाट्सएप से करते हैं. WhatsApp is saying it is end-to-end encrypted, but again there is a issue whether it is actually encrypted or not. And they are saying that we are going to share your profile picture. Why you are going to share our profile picture without our consent? And the third important thing is you are saying that you are going to share the data with the third party. Who is that third party? There is no specification कि third party कौन है. So there is something which is where it seems that the social networking site, even for that site, if it is Google, but the Google, the positive part of the Google is it doesn't never ask you that if you are not going to use Google, then the Google is going to be deleted from your account. गूगल ये नहीं कहता, वो आपको चॉइस देता है कि आपका मन है तो आप ऑफ कर दो, आपका मन है तो आप ऑन करो. यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं आपको डिलीट करो या एक्सेप्ट करो. Right? So this is the right to choice. So what basically I am trying to say that by the passes of time, the definition and things should be changes. And if the law is not changing, then the interpretation should be changes. So as per my understanding, if the High Court says that how you are saying that they are performing public function or they are public authority, this is not important. The important thing is a particular organization or a private body who is having the data of 40 crore of Indian people, and many of them have unknowingly submitted their consent. Then why, even if I want to delete my account, why you are not giving me right to forget? मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए व्हाट्सएप. जो मेरी प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप मुझे इंश्योर करोगे कि आप उसको किसी के साथ आपने शेयर नहीं किया या विदाउट माय परमिशन यू आर ब्रीचिंग माय प्राइवेसी. सो जिसके पास आज की तारीख में, और इसीलिए आप देखना देयर इज अ बिग कॉन्ट्राडिक्शन आल्सो. द सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन कॉग्निजेंस इन द केस ऑफ Amazon and Netflix, and they are also OTT platforms. So here in this case, this is also social networking platform. So if that petition is maintainable, this petition should also be maintainable. So what basically I am trying to justify that law evolves slowly. Some people, some judges, they have a kind of judicial leadership. जैसे इसमें आप लोगों ने देखा कि स्टैट्यूटरी से उन्होंने बोल दिया कि रजिस्टर्ड कंपनीज जो होंगी वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी. बट यहाँ पे जो बात की गई है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द Societies Registration Act. So whether is it high time to change or to expand the definition of state also? इसको जानने के लिए हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली हमारा सोम प्रकाश रेखी से या सभाजीत तिवारी से प्रदीप कुमार विश्वास के बीच तक कितने ऐसे केसेस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की डेफिनेशन को चेंज करने की कोशिश करी है. इसमें एक केस का नाम लिखिए. द केसेस P.K. रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. P.K. रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 2 SCC 141. P.K. रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 2 SCC 141. देखिए एक चीज मैंने पता नहीं मैंने कभी आप लोगों को बताई कि नहीं बताई, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना हमेशा. कितना चीजें कहीं लिखी नहीं होती पर ये समझने की होती हैं. अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बताई कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप. पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकती है, इकोनॉमिक लीडरशिप हो सकती है, जुडिशियल लीडरशिप हो सकती है. मैंने एक और बारे में बताया विच इज स्पिरिचुअल लीडरशिप. अगर तुम लोग को याद हो, देन व्हेन आई वाज टेकिंग माय फर्स्ट क्लास, देन आई टोल्ड यू दैट इंटेलिजेंस डजंट मीन ओनली कॉग्निटिव इंटेलिजेंस. बहुत ज्यादा जो तर्क करना होता है वो बेवकूफी होती है, और उसको भी क्योंकि इंसान की समझने की एक लिमिटेड क्षमता है. अगर पहली बार में इंसान सारी चीजें समझ जाता तो चीजें इवॉल्व ना होती.
You are getting my point, and I will tell you the importance of seeking of knowledge when we will discuss Article 19(1)(a). But what basically I am trying to say, once the spirituality is going to combine with any kind of leadership, that leadership is going to be much more. And what is the reason? इसको भी जरा समझना कि क्यों रीजन जरूरी है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब जरूरी नहीं कि आप बैठ करके पूजा करो, इट मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स। इसको समझने की कोशिश करना। स्पिरिचुअलिटी की खास बात क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू एक्सपेंशन, बिकॉज द बेसिस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इज यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट योरसेल्फ विद द अदर थिंग्स एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द नेचर। आप इंटीग्रेट करते हो। जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता, आप खुद नेचुरल लॉ डिफाइन कर सकते हो। यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग द नेचर। तो नेचर ऑफ द नेचर इज नेचुरल लॉ। तो स्पिरिचुअलिटी में आप क्या करते हो? आप देखते हो कि नेचर किस तरीके से चीजों को फॉलो करती है, एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग, एंड देयर आर मेनी थ्योरीज ऑल्सो दैट एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। सो यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग योरसेल्फ। जैसे मान लो अभी तुम लोग क्लास में हो सकता है अभी हम लोग वर्चुअली देख रहे हैं, तुम में से बहुत लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, सुन तो मेरी बात रहे हो। एक्चुअल में जहां पे आप फिजिकली होते हो आप वहां पे नहीं होते, जहां पे आप मेंटली होते हो आप वहां पे होते हो। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे, मैं अपने रूम में बैठी हूँ, तुम लोग अपने रूम में बैठे हो, ये हमारी फिजिकल प्रेजेंस है। बस हो सकता है कि मेंटली तुम में से कुछ लोग कनॉट प्लेस पे घूम रहे हो, कुछ लोग अपने जो बाहर से आए हुए हो सकता है अपने घर में उनका दिमाग हो, कुछ लोग अमेरिका में दिमाग हो, कुछ लोग का लंदन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। इसकी लिमिटेशन है, ये एक्सपैंड नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा कॉन्शियसनेस है ये अनलिमिटेड लेवल तक एक्सपैंड हो सकता है। जब आप स्पिरिचुअल लीडरशिप की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको अनलिमिटेड लेवल तक एक्सपैंड करते हो और उसमें सबके इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे तुम लोग अभी नए आओगे जब कॉलेज में, तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होता, एवरीबडी इज न्यू। आप आए नए क्लास में आए, आपने अपने बैठने की जगह ली, बैठे क्लास की और चले गए। धीरे धीरे आपके दोस्त बनते हैं। फिर आप क्या करते हो? फिर आप अपने लिए तो जगह लेते हो, अपने दोस्त के लिए भी लेते हो। फिर 2 से 4 दोस्त हो जाते हैं तो 4 दोस्तों के लिए यू आर एक्सपैंडिंग योरसेल्फ। आपकी शादी हो जाती है, जो चीज आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करते हो। फिर आपकी फैमिली एक्सपैंड हो जाती है। अब क्या हो रहा है? अब आप अपने बच्चों के लिए अपने से भी ज्यादा करोगे। यू आर एक्सपैंडिंग योरसेल्फ। सो इन दिस वे बेसिकली वी एक्सपैंड। बट हमारा नॉर्मल नेचर क्या होता है कि जो लोग हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हम सिर्फ उन्हीं तक अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। बट द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योरसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी को भी तकलीफ होगी तो आपको दुख होगा, ये आपका एक्सपेंशन है। कोई जानवर भी अगर सड़क पे जा रहा है उसको भी अगर दिक्कत है तो भी आपको तकलीफ होती है, ये आपका स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है। तो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन क्या हो जाता है? गुडनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इंक्लूड होता जाता है। वो आपको बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि नेचर यही करती है कि नेचर मैक्सिमम लोगों के गुडनेस को अपने में इंक्लूड करती है। तो ये जो आपको स्ट्रेंथ आती है, इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो आती है, ये आपकी लीडरशिप को मल्टीप्लाई करती है। और इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आजकल कॉर्पोरेट में भी स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सुबह सुबह वो लोग भी बैठ के मेडिटेशन करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिकन कंपनीज। So they are trying to receive a kind of mental peace because that makes them more rational. And the same thing happens in the life of individuals also. So when you talk about the different kind of leadership, this is something, this expansion जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ना आपको अपने और दूसरे में कोई अंतर समझ में धीरे धीरे नहीं आता। And this level was attained by many people in India like Swami Vivekananda. दुनिया में कहीं भी कुछ होता था उनको पहले पता चल जाता था। क्यों? Because he has expanded his consciousness like anything. तो आप जितना एक्सपैंड होगे नेचर आपको उतना पावरफुल बनाती है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद एक जगह लिखते हैं कि अगर आप 6 महीने तक किसी का बुरा ना तो करो ना ही सोचो, तो आप जो बोलोगे वो चीजें सच होने लगेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व हो जाता है कि वो डिवाइन हो जाता है। यही चीज जब आपकी लॉ का इस तरीके से होता है कि वो कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करके मैक्सिमम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बट द प्रॉब्लम इज इन एंटायर एजुकेशन सिस्टम देयर इज नो डिस्कशन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। मेरी एक किताब आ रही है, उसका पहला चैप्टर इस पे है।
और तुम लोग उस बुक को पढ़ना बहुत, वेरी सुन आई विल लॉन्च दैट बुक मे बी इन नेक्स्ट मंथ, एंड दैट हैज बीन रिटन, दैट इज आई हैव बेसिकली एडिटेड दैट बुक, दैट हैज बीन रिटन बाय अ रेनाउंड हाई कोर्ट जज, और जजेस के ऐसे आर्टिकल बहुत कम मिलते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। तो यहाँ पे अब अभी मैं बताऊंगी, अभी रिलीज नहीं हुई है इसलिए नहीं बता रहे हैं, तुम लोग को इनवाइट करेंगे, तुम सारे इनवाइट हो गए, यहीं पे शेयर करेंगे तुम लोगों से, तुम आना भी तुम सारे, अगर ऑफलाइन होगा तो, ऑनलाइन होगा तो भी। So what basically I'm trying to tell you, I am trying to tell you this expansion gives meaning to the interpretation, and when you don't give this expansion to any stream, तो आप क्या करते हो, आप कई बार कंफ्यूज भी होते हो, आपको नहीं पता कि आगे कैसे जाना है, so that gives more clarity to you. So even as a student you should follow the same thing which I told you just now, और ये मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि अब तुम लोग देखो कि जुडिशरी में भी लॉ कैसे इवॉल्व होता है, और कई बार किस तरीके से वन बोल्ड जजमेंट कैन चेंज द एंटायर थिंग, कैसे वो चेंज होता है। यहाँ पे वो जजमेंट नहीं है, लेकिन आगे मैं जजमेंट बताऊंगी। पहला केस जो मैंने तुमको बताया पीके रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का, इसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR and its affiliate the Indian Veterinary Research Institute, ये दोनों जो हैं अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं, इट मींस दे बोथ आर स्टेट। सो रिमेंबर द नेम ऑफ दिस केस, पीके रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ICAR Indian Council of Agricultural Research, and the second is Indian Veterinary Research Institute, they both are other authority, it means they both are state। दूसरा केस का नाम लिखना, BS मिन्हास versus Indian Statistical Institute, BS मिन्हास versus Indian Statistical Institute 1983 का जजमेंट है ये, BS मिन्हास versus Indian Statistical Institute। इसमें याद रखना, इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इंडियन स्टेट, आपको पता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी जो है वो डेटा स्टैट्स को क्रिएट करके गवर्नमेंट को देती है, तो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बट इन दिस केस बीएस मिन्हास का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि दो दिस इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट। इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट का मतलब होता है जब स्टेट के रोल को ही कोई और बॉडी परफॉर्म करती है या किसी और बॉडी को स्टेट अपनी पावर कन्फर करता है, तब हम उसको स्टेट की एजेंसी या स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं। सो इन दिस केस इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विच इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी दैट इज स्टेट। नेक्स्ट इसका केस जो है वो है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली, 1986 का जजमेंट। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली। मैंने आपको पहले बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब अंग्रेजों ने टैप से पानी पहुंचाने की कोशिश करी थी, तो उस समय उन्होंने बोला था कि हर काम स्टेट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी, जो मैंने उस दिन आपको डिस्कस किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल गवर्नेंस दैट बिकम्स डाइल्यूटेड, और सोसाइटी अपनी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए आप एक चीज ध्यान से देखना, जहां पे सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है दे आर डूइंग मच बेटर, और जहां पे सब चीज आपने सरकार के ऊपर छोड़ दी है वहां पे चीजें स्मूथ नहीं होती। इसीलिए कई बार ट्राइबल एरियाज में लोगों ने लोकल लोगों को इकट्ठा करके इतना हिस्टोरिकल काम किया है कि उन्होंने पूरे छोटे छोटे डैम बना दिए विच सीम्स इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, और पूरी की पूरी बैरन लैंड को फर्टाइल कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलेक्टिव एफर्ट। तो यहाँ पे खैर मैंने पानी के केस में इस चीज को बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, it is an instrumentality of the state because the chairman and the board of the directors, they are appointed and they are removed by the central government. They are carrying public function and they are supported financially by the government of India. So central, पूछ लो क्योंकि फिर अब बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर डिस्ट्रैक्शन भी आता है। इसमें जो प्रदीप कुमार विश्वास का जजमेंट है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने जो पढ़ा वो तुमको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। मैम आपने बताया कि जो स्टेट का काम है अगर वो स्टेट फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो रहा है तो वो स्टेट में आएगा,
अगर वही स्टेट का काम कोई प्राइवेट कंपनी कर रही हो, जैसे राइट टू एक्सेस इंटरनेट, उसमें फंडामेंटल राइट बताया गया उसको भी रिसेंटली। तो अगर वो टेलीकॉम हाँ, कंपनीज जो प्राइवेट इंटरनेट दे रही हैं, तो क्या वो स्टेट में आएंगे, या कोई भी ऐसा काम जो स्टेट को करना चाहिए वो अगर प्राइवेट ये कंपनीज बहुत के थ्रू हो रहा है बहुत तो? अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें सवाल इसलिए अच्छा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के केस में ये बोल डिसाइड किया कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट, राइट। बट यस द मैम। इशू इज, यू हैव वेरी राइटली सेड, कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो तो सारी की सारी प्राइवेट है। जियो का इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, हम वोडाफोन का यूज करते हैं। तो हम जो कि प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट है और अगर हमारे इस राइट में कोई वायलेशन होता है, तो क्या जियो के अगेंस्ट में हम 32 में जा सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने बोलने को तो बोल दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कौन सा छोड़ दिया कि क्या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को आप स्टेट मानेंगे? अगर वो फंडामेंटल राइट है तो इनको स्टेट माना जाना चाहिए। लेकिन उनको भी मालूम है कि अगर हमने इनको स्टेट मान लिया, पहली बात तो स्टेट की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते, बिकॉज दे आर प्योरली प्राइवेट बॉडीज। ऐसा तो नहीं कि कम बीएसएनएल नहीं चल रहा है, बीएसएनएल चल रहा है। हम बाय चॉइस जियो को या किसी और चीज को लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपने एक चीज तो डिसाइड कर दी, लेकिन दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने छोड़ दिया। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट की डेफिनेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और अगर वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है तो इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट कैसे हो सकता है? या फिर आपके जो इंटरनेट हैज बिकम अनदर काइंड ऑफ नेसेसिटी, सो मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, जैसे अभी हम लोगों ने व्हाट्सएप का डिस्कस किया, तो व्हाट्सएप को सरकार थोड़ी ना फंड कर रही है, लेकिन डेटा सारा लोगों का व्हाट्सएप के पास है। तो इंटरनेट से रिलेटेड चीजों को लेकर के मे बी, बिकॉज दिस इज द 4th जनरेशन एडवांसमेंट या 4th जनरेशन डेवलपमेंट चल रहा है, रेवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है, विच इज प्योरली बेस्ड अपॉन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है ये। तो हो सकता है, अभी तो ये डार्क एरिया है जो तुमने सवाल पूछा है, क्योंकि इसका जवाब बहुत मुश्किल इसलिए क्योंकि अगर हम कहते हैं स्टेट है तो बहुत सारी पिटिशंस आएंगी। अगर हम कहते हैं कि स्टेट नहीं है तो फिर एक्सेस टू इंटरनेट ये फंडामेंटल राइट कैसे होगा? तो यही ये जो चीजें तुमने सवाल पूछी, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो बोल दी, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा है। तो ये फिर से जब आएगा, या मे भी तुम्हारा इनसे पिटिशन में किसी में कुछ डिसाइड हो जाए तो डिसाइड हो जाए। बट एज ऑफ नाउ आई पर्सनली बिलीव दैट मे बी दिस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी may be a different kind of status can be given to these companies who are either collecting data, the OTT platforms, or these private internet providers. वैसे मुझे लगता है इंटरनेट फंडामेंटल राइट हो नहीं सकता. It is a necessity, but it is not a fundamental right as per my understanding. So the judgment can also be reviewed. इसमें प्रॉब्लम समझ में आ रही ना कि इस जजमेंट पे अगर हम चलते हैं तो इसमें दिक्कत क्या होगी? गेटिंग माय पॉइंट ना, जिसने भी पूछा है और बाकी लोग जो like in telecom, there is TRAI where we can complain against these companies, telecom companies. So similar like this, we can have for internet also a regulatory body. नहीं, इंटरनेट का भी तो रेगुलेटरी बॉडी स्टेट नहीं होती ना, वही तो मैं बता रही हूँ। रेगुलेटरी बॉडी आर ओनली रेगुलेटरी बॉडी अगर जियो को रेगुलेट कर रही है तो जियो स्टेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि जियो रेगुलेटरी बॉडी से कोई भी पैसा नहीं ले रहा है। सिंपल सा है, हमारी लाइसेंस की सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस है, तुम अगर फुलफिल करते हो तो हम तुम्हें स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे देंगे। उसके अलावा मेरा तुम पे कोई कंट्रोल नहीं है। वी आर जस्ट ए रेगुलेटरी बॉडी। तो अभी तक कोई भी रेगुलेटरी बॉडी स्टेट के परव्यू में इसलिए नहीं आई है क्योंकि स्टेट हर चीज को रेगुलेट करता है। अगर आज अभी जियो सोच ले कि हम बढ़ा देंगे एकदम से इंटरनेट का वो जो इसका आपके चार्जेस होंगे, तो क्या जियो बढ़ा सकता है? क्या नहीं बढ़ा सकते। तुरंत आ जाएगी सरकार बीच में। कैसे कैसे किया आपने? व्हाट्सएप के केस में भी आई ना, समझ में आया ना। तो अब क्या हो रहा है मैम? हाँ बोलो। स्टेट रेगुलेटरी होता जा रहा है, और जब स्टेट रेगुलेटरी होता जाएगा तो जिन वो बॉडीज को सिर्फ रेगुलेट करता है, और अभी तक हमने स्टेट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? डीप एंड परवेसिव कंट्रोल पढ़ा है। मैम ये रेगुलेटरी आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जिनका बिजनेस मॉडल इंटरनेट बेस्ड है, जैसे ओला या उबर है। बिल्कुल है। तो उसमें आर्टिकल 1991G का भी तो वायलेशन होगा अगर आप इंटरनेट रोक वही तुमसे कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं कि इंटरनेट को लेकर के कोई नई पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है।
अगर आप इनको स्टेट बनाते हो तो भी समस्या है, नहीं बनाते हो तो भी समस्या है। तो या तो आप हर चीज को रेगुलेट करो। देखो स्टेट की डेफिनेशन में तो नहीं आएंगे, पर ये किसी ना किसी लेजिस्लेशन में जाकर के कोई ना कोई लेजिस्लेशन इनके ऊपर आएगा। प्राइवेसी का इशू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, और इसमें 226 में हाईकोर्ट के पास इतनी पावर होती है ना कि अगर स्टेट नहीं भी है तो भी वो आपको रेमेडी दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द करेज एंड गट्स ऑफ जजेस। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक अभी बहुत सारी बॉडी ऐसी हैं जो गवर्नमेंटल थी बट अब वो प्राइवेट होती जा रही हैं। तो अगर जब वो पहले गवर्नमेंटल थी तो स्टेट का डिफिनीशन उन पे लागू होता था, बट अगर अब वो प्राइवेट होती जा रही हैं तो इस केस में क्या होगा मैम? यही तो हम तुम लोगों से कह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट बॉडीज क्रिएट करते जा रहे हो। तो स्टेट अब प्रोवाइडर कहाँ है? स्टेट तो सिर्फ रेगुलेटर बनता जा रहा है ना। और स्टेट की अर्लियर डेफिनेशन क्या थी? स्टेट शुड बी प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर बोथ। तो प्रोटेक्टर तो है पर प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि अब वो रेगुलेटर बनता जा रहा है। तो क्या ये बॉडीज स्टेट नहीं हो जाएंगी? क्योंकि जिन चीजों में आपने डिसइन्वेस्ट करके अपने शेयर को मिनिमाइज किया या प्योर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे वो स्टेट की डेफिनेशन में आज की तारीख में नहीं है। समझ में आया ना? तो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। इसीलिए कहीं कहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपैंड करना शुरू किया। जैसे अब इन्होंने एक नया जजमेंट आया, मैं आगे तुम लोग को बताऊंगी, जिसमें इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आरटीआई के परव्यू में आती है ये डिसाइड कर दिया है। जबकि आप यही करेंगे, ये पता है क्या करेंगे? स्टेट की डेफिनेशन नहीं चेंज करेंगे, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन चेंज करेंगे। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग पब्लिक फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉड करके इनको ये कहीं ना कहीं से आरटीआई के परव्यू में लेकर के आएंगे, लेकिन ये एकदम से 12 के परव्यू में जाएंगे ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो तुम बात कर रहे हो सही है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट हैज बीन डाइल्यूटेड, बट द इशू इज इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू कैन नॉट सर्वाइव इफ यू आर नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज काम ही नहीं करती, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? आप कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे हो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन किस लेवल तक होना चाहिए अब डिसाइड तो इसको सरकार ही करती है, लेकिन हाँ ये स्टेट की डेफिनेशन में एक बड़ा चैलेंज है कि वेदर नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट शुड बी एक्सपेंडेड मोर। मेरा जो पर्सनल मानना है, आगे चल करके पब्लिक फंक्शन की बेसिस पे चीजें डिसाइड होंगी कि उससे कितनी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि सरकार कंट्रोलर नहीं बनेगी, वो रेगुलेटर ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि जस्टिस सिस्टम में भी बहुत ज्यादा डिलेज है, जस्टिस सिस्टम में भी बहुत ज्यादा डिलेज है, पेंडेंसी है। आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है इसे भी प्राइवेटाइज करने की? देखो जस्टिस सिस्टम तो जस्टिस सिस्टम है ही नहीं, मेरी तो ये मानना है। ये जजमेंट डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं है। कहां से किसको? देखो जब लोगों का ये विश्वास ना रहे ना कि हम सही होकर के भी जीतेंगे, तो तुम मान लो कि जस्टिस सिस्टम खत्म हो चुका है। आज की तारीख में अगर तुम 100% सही हो तब भी तुम एकदम इंश्योर नहीं हो कि तुम जीतोगे, बिकॉज नाउ इन दिस सेटअप जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ फॉल्टी सिस्टम। हियर बेसिकली 2 एडवोकेट्स आर गोइंग टू फाइट एंड देयर एबिलिटीज आर गोइंग टू फाइट। सो इफ यू आर मोर कैपेबल देन मी यू विल विन, इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वकीलों की परफॉर्मेंस जब जीतने लगे और क्लाइंट का सच जो है पीछे जाने लगे, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको जस्टिस सिस्टम कहना। और दूसरा, हमने लॉ को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ये कॉमन सेंस है, 100% कॉमन सेंस है लॉ, लेकिन ये इतना अनकॉमन हो गया है कि हमें नॉर्मल चीजें समझ में नहीं आती। मुझे थोड़ा सा ये ताजुब होता है, और उसका रीजन है कि हमने इसको शब्दों में बहुत ज्यादा बांध दिया है। जितने ज्यादा लेजिस्लेशन होते हैं उतना ज्यादा इनजस्टिस होता है। If you want to create a justified society, justiciable society, then the number of legislation should be minimum. And more मैम number हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि इतनी ज्यादा नहीं, डाइवर्सिटी नहीं है ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उठा के देखो, जबरदस्ती की कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएटेड है। डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के बनता है, बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट की जाती हैं, आप मर्ज कर सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने लगभग 2018 लेजिस्लेशन को रिपील किया। फालतू के लेजिस्लेशन चले आ रहे हैं, आप उठा के लेके चले आ रहे हो जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं है आज की तारीख में। तो अब सबसे पहले, जैसे मैंने भी बताया ना कि अति सर्वथा वर्जते, जो इतने लेजिस्लेशन बना दिए, पहले तो उसको कम करो, क्योंकि मोर लेजिस्लेशन मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्सिटी। आप एक चीज की डेफिनेशन 10 लेजिस्लेशन में जाके देखते हो, 10 में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, कौन सी सही है कौन सी नहीं। आपको आज तक मेजर की डेफिनेशन नहीं पता चली। मुझे तो समझ नहीं आता 18 साल का, 21 साल का, 15 साल का है, जिसमें देखो उसमें अलग अलग दी हुई है। तो देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी। तो मैं तो पर्सनली आई एम नॉट वेरी मच
आई मीन आई डोंट बिलीव दैट दिस इज अ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बिकॉज इट इज वेरी टायरसम है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और जस्टिस सिस्टम तब जस्टिस सिस्टम होता है जब वो फ्री होता है और क्वालिटी होती है उसमें। अभी फ्री नहीं है, जो एक बार घुस जाता है वो निकलने का रास्ता खोजता है। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में भी उन बच्चों को बताया था, तुम लोग कोई बता रहे हैं आने वाला समय एडीआर्स का है, कोई लिटिगेशन में नहीं जाएगा, जो कोर एकदम क्रिमिनल टाइप के केसेस होंगे वही जाने वाले हैं, बाकी सारे मैटर तुम्हारे एडीआर में सुलझने वाले हैं। तो अपने आप को एडीआर के लिए तैयार करो। इसको पहले हम लोग पंचायत कहते थे, हमारे गांव में पंच बैठ के निपटा देते थे, वही रिपैकेज होकर के एडीआर बन के आया है, जिसको हम मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन कहते हैं। डिफरेंस ये है कि वो फ्री होता था और इसके लिए पैसा दिया जाता है। तो आने वाला समय एडीआर्स का है। एडीआर्स हाँ क्या टू इंटरनेट वाला पॉइंट, वैसे देयर इज अ intermediaries amendment rules 2018 and in IT Act 2000 where they control or regulate the ISP or they make the ISP liable for the breach of any IT. नहीं, आईटी एक्ट में तो ये चीजें हैं, लेकिन अभी जो है प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स या प्लेटफॉर्म जो है एज ऑफ नाउ ये स्टेट की डेफिनेशन में आए नहीं है। या तो इनके लिए स्टेट कोई पॉलिसी स्ट्रिक्ट बना देगा, क्योंकि इनको लाने में दिक्कत है। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा तो उनके 32 में चले जाएंगे जियो के खिलाफ। मेरी बात समझ रहे हो तुम? और लोग चले भी जाएंगे, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इसीलिए इसको खोलेंगे नहीं इस तरीके से। ये कोई नया मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए, कोई नई बॉडी बनाए या कुछ और करें, और कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में इनको स्टेट का स्टेटस नहीं देंगे। ये हमेशा 226 का ऑप्शन खुला रखेंगे, जो मुझे समझ में आता है। दूसरी एक चीज तुम लोग को मैं बता दूं, अब अगर 21 का वायलेशन होता है, बिकॉज देयर आर मेनी जजमेंट्स, जैसे एक शुभ्रा चक्रवर्ती का जजमेंट है, इसको भी तुम लोग याद रखना कि पहले कहा जाता था कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, बट इन द केस ऑफ शुभ्रा चक्रवर्ती का एक केस आया था और दूसरा केस चंद्रमा राय का आया था। इन बोथ द केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 we can give remedy under article 32 in that circumstances also when the violator is a private person. तो अब 21 में तो आपके पूरा ऑप्शन इन्होंने वैसे ही खोल दिया है, तो प्रीवेसी जो है वो 21 है, इसीलिए तो अमेजन के अगेंस्ट में इन्होंने एक्सेप्ट किया, वरना कैसे एक्सेप्ट होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पीआईएल के मैटर्स में हमेशा याद रखना पहली पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया होती है। दूसरी पार्टी अगर प्राइवेट है तो वो पार्टी बनाई जाती है, उसको नोटिस भेजे से, मतलब तुम्हारे कारखाने, तुम्हारे घर के बगल में कोई कारखाना चल रहा है जिससे कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो तुम रेट पिटीशन में उसको पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि वो स्टेट नहीं है। पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनती है और एक पार्टी तुम्हारी कारखाना बनता है, यानी फैक्ट्री बनती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा जाता है कि तुम इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? So remember, in such type of cases, especially in the matter of public interest litigation, one party is always state. तो ये जो अमेजोन का केस हुआ है या कल को जो ये तुम्हारा व्हाट्सएप का केस होगा, इसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, उसके लिए जो है ये पिटीशन जो है वो एडमिट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं तुम लोग को? चेहरे तो दिखते नहीं तुम लोग के। यस मैम। समझ गया ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जाएगा, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 21 का जहां पे ब्रीच होगा, जहां पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, जैसे प्रिवेसी टाइप के जो केसेस होंगे, उसमें इसको पीआईएल के केसेस में सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा और 100% करना चाहिए। दे कैन नॉट से नो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में जहां पे मास इंटरेस्ट का वायलेशन है, मेरे हिसाब से 100% वो 32 और 226 में कवर होती हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से ड्रिवन चीजों को 32 और 226 में लेके नहीं आओगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल के राइट्स को एकदम वेस्ट कर रहे हो इन अ वे, बिकॉज 100% मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन दीज डेज। वो इंटरनेट हो, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या तुम्हारी सोशल नेटवर्किंग साइट हो। लेकिन ये है कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मास का इंटरेस्ट अफेक्टेड है, ये होगा इसमें। इंडिविजुअल पे ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता करेंगे ये। और कोई सवाल? ये तो बाकी आगे जो आएगा वो देखा ही जाएगा। सरकार वैसे इस पे तो प्राइवेसी पे तो लॉ लेके आ रही है। और कोई सवाल तुम लोग का? सर जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इज इट ऑल्सो रेगुलेटरी बॉडी?
और comes under उस thing. उस समय नहीं थी, लेकिन अब तो तुम्हारा पीपीपी, तुम्हारा जो जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है ये भी प्राइवेट कंपनी बना रही है। तुम्हारा दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी अब रेगुलेटरी बॉडी हो गई है। अब उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि अभी उसमें क्या स्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्या रोल है, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या चीजें डिसइन्वेस्टमेंट किस चीज का किया है। अभी वो रेगुलेटरी है, क्योंकि तुम्हें पता है एक ही उससे क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट से आपकी एयर इंडिया भी जा रही है और उसी से जो है तुम्हारी बाकी प्राइवेट फ्लाइट्स भी जा रही हैं। सो दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म एंड दैट इज ऑल्सो आई पर्सनली बिलीव ऑन पीपीपी मॉडल। पर एक बार देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते कि किसका कितना शेयर है उसमें। अथॉरिटी, बट दैट इज 100% अ रेगुलेटरी बॉडी। अब रेमेडी किसके अगेंस्ट में क्लेम कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये होता रेगुलेटरी अथॉरिटी, देन किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस के अगर कोई वायलेशन होता तो हम वो एआई के अगेंस्ट कंप्लेन करते उसको, या आर्टिकल 32 में एज एन स्टेट यूनियन ऑफ पहले एआई में जाओगे, पहले एआई में जाओगे, डबल एआई में जाओगे, क्योंकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और वो क्या करती है, इनको लाइसेंस इश्यू करती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो अगर उन कंडीशंस में किसी का वायलेशन होता है तो उसके पास इनका लाइसेंस कैंसिल करने का राइट होता है। इसीलिए तुम देखोगे कि जैसे इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या एयरपोर्ट अथॉरिटी उस पे आती है, अलर्ट मोड पे आती है। समझ में आया ना। लेकिन इसमें तुम प्राइवेट एयरलाइन के अगेंस्ट में तुम 32 में नहीं जा सकते, 226 में तुम जा सकते हो, बट दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट दैट वेदर दे आर गोइंग टू एंटरटेन योर पिटीशन और नॉट। तो मैम अगर एआई हमारी कंप्लेंट को मतलब एड्रेस नहीं करती, देन इन दैट केस कैन वी मूव अंडर आर्टिकल 32 अगेंस्ट एआई? नहीं, 32 में अगेंस्ट प्राइवेट एयरलाइन, बट 26 में अगेंस्ट द जाओगे। रेगुलेटरी बॉडी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि तुमने क्या उनसे करी है। एक्चुअल में इस केसेस में जो तुम बात कर रहे हो ना, इसमें एग्जॉशन ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडीज आता है। तो तुम्हारा ऑर्डर मूव करने का क्या होता है, 32 में तुम जाओगे, तुमसे 226 में भेज देंगे, या 226 में जाओगे और कोई अदर ट्राइब्यूनल होगा तो कहेंगे वहां जाओ। इसमें ये चलता है कि फर्स्टली एग्जॉस्ट और अल्टरनेटिव रेमेडी। तुम अथॉरिटी के पास गए, दे हैव नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, देन यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट, एंड इफ देयर इज सम ट्राइब्यूनल देन हाई कोर्ट में रेफर टू यू टू दैट। इसीलिए तो जस्टिस नहीं मिलता है। आपने इतनी लेवल बना रखे हैं उसमें कि आपको पहले अथॉरिटी के पास जाओगे, फिर कोई ट्राइब्यूनल होगा तो वहां जाओगे, फिर अगर वो ट्राइब्यूनल इंडिया लेवल का नहीं, ऑल इंडिया लेवल का, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ये जो हायरार्की है ना, इसी में तो दिक्कत आती है। लेकिन इसमें याद रखना, आप पहले एग्जॉशन ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी करोगे अथॉरिटी के अगेंस्ट में, सीधे 32 में नहीं। या तो कोई फैक्ट लेकर के आओ। अभी हम लोग ना हवा में बात कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि फैक्ट्स क्या हैं, अथॉरिटी के किस रोल को आप चैलेंज कर रहे हो। मेरी बात तुम्हें समझ में आई ना? तब आपको ये पता चलेगा। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, ठीक है, उसको राइट अवेलेबल होगा इसमें, लेकिन क्या पैसेंजर को अवेलेबल 32 में होगा? इसमें डिपेंड करेगा कि उसका कौन सा राइट वायलेट हुआ है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ये होगा। ठीक है, तो बंद करें अब। समझ में तो तुम लोग को ही आ ही गया होगा। कल या परसों, कल तुम लोग को ओरिएंटेशन भी है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कल की क्या टाइमिंग है, और नहीं तो परसों तुम लोग की क्लास लेंगे। ठीक है, संडे तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को, संडे ही हम खाली हैं। कल भी मेरा पूरा दिन बिजी है। सो आई विल सी। मैम वन मोर थिंग, इट्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन। व्हेन यू सेड दैट 2 जजमेंट्स आए थे, एक में डिसाइड हुआ कि ये स्टेट है, एक में डिसाइड हुआ ये सोसाइटी है, राइट? तो मैम ये इसमें इंटरप्रिटेशन का क्या बहुत बड़ा रोल रहता है कि दे डू 100% इंटरप्रिटेशन। ने तुमसे कहा कि स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी होती है, कायदे से मुझे इसको प्रूव करना चाहिए, तो मैंने लिमिटेड टाइम में प्रूव करने की कोशिश करी। कम से कम मुझे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। तो जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो तो इंटरप्रिटेशन में आप क्यों नहीं सीधे जजमेंट पे, क्यों ये लोग 6,000 पेज के जजमेंट लिखते हैं? क्योंकि लास्ट का जो एक पैरा लिख रहे हैं ना, उसके लिए इनको 6,000 पेजेस लिखने पड़ते हैं कि इन चीजों की बेसिस पे हम इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन हमने अगर चेंज किया तो क्यों किया, उसका आपको रीजन देना पड़ता है। इसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी जो भी बात बोलेगी उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि इन्होंने ये चीज इस तरीके से क्यों डिसाइड किया है।
समझ में आया ना? उनको रीजन देना चाहिए, द डिसीजन में बी राइट और रॉन्ग बट दे आर बाउंड टू गिव रीजन। रीजन ऑर्डर भी बोलते हैं उसको, स्पीकिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में यही तो होता है। जैसे एक केस आया था, तुम लोग आगे पढ़ोगे भी, कि सब्जियों को एग्जेम्प्ट कर रहे थे टैक्स से और पान को नहीं कर रहे थे, बीटल जिसको बोलते हैं। वो चला गया कोर्ट में, उसने बोला कि पान सब्जी की कैटेगरी में आता है। अब तुम सोचो, ये एक सिंपल सी बात है कि पान सब्जी की कैटेगरी में आता है क्या, लेकिन इसमें पूरी बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि पान सब्जी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि लॉ को बहुत सारा हम इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ये तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम 3 साल लड़ेंगे कि पान सब्जी है कि नहीं है। तुम जाके गांव का जो एकदम गैर पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, वो भी कहेगा पागल हो गए हो क्या, पान सब्जी होती है। तो बहुत, वही मैंने तुमको बोला ना कि बहुत ज्यादा लॉजिकल होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए मैंने बोला था अति सर्वथा वर्जित। तो जहां पे कॉमन सेंस से आपको काम चला, जहां पे आपको लग रहा है कि बेवकूफी भरी चीज है, वहां पे आप आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो। लेकिन होते हैं इस तरीके के आर्ग्यूमेंट, और फिर आपको इसमें जो है अपना लॉजिक लगाओगे, इंटरप्रिटेशन की थ्योरीज लगाओगे, और फिर बताओगे कि ये हम इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि पान जो है सब्जी की दुकान पे नहीं मिलता इसलिए सब्जी नहीं है। ये लॉजिक था उसमें जजमेंट का। और लोग जो खरीदते हैं तो पान को सब्जी समझ के नहीं खरीदते हैं, ये भी जजमेंट में कहा गया है। मैं भी ये ज्यादातर इसलिए पान सब्जी नहीं है। हाँ, मैं भी ज्यादातर ये वाली डिबेट्स ना, ये सब्जी है नहीं है, ये उसमें होता है। आई थिंक मैंने पढ़ा था केस, जीएसटी या टैक्स जब रिकवरी करना होता है तब उसको डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस विल आइटम कंसिडर्ड एज मतलब वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल, तो उसके हिसाब से उस पर कितना जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अरे पर आपकी सोसाइटी में जो चीज स्टैब्लिश है आप तो उसी को मानोगे ना। आप पान को सब्जी थोड़ी ना बना दोगे। यस मैम। तो आप थोड़ा तो कॉमन सेंस भी तो लगेगा। वही तो मैंने तुम्हें बताया ना कि हमने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि जो चीजें कॉमन सेंस पर सॉल्व हो सकती हैं उसके ऊपर भी 3 साल मैटर पेंडिंग रहता है, और फिर कोर्ट्स कहती है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तुम कभी जाके देखना पेंडेंसी का रीजंस क्या क्या है। सुनते नहीं हो आप, आपके पास सुनने का टाइम नहीं है, और हर आदमी जो है लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि ज्यादा जो लेजिस्लेशंस होते हैं वो प्रूव करते हैं कि आपकी सोसाइटी जो है वो सिविलाइज नहीं है। लड़ते रहते हैं लोग इसका, कई लोग इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बहुत अवेयर है लोग। ऐसा नहीं है, अवेयर हैं सिर्फ अपने बारे में, दूसरे के बारे में अवेयर नहीं है। और जब आप अपने बारे में अवेयर होते हो तब आप सिविलाइज नहीं होते, जब आप दूसरे के बारे में अवेयर होते हो तब आप सिविलाइज होते हो। इसीलिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि महाभारत में कहा गया है ना राजा ना राज्यम, न राजा है न राजा है न राज। इसीलिए जब ओवर लॉज नंबर ऑफ होते हैं ना, वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, सिविलाइज सोसाइटी को क्रिएट नहीं हैं। और दूसरी बात, आई थिंक मॉडर्नाइजेशन, they both are two different thing. It is modern society may नहीं होंगे या कम होंगे, और आज तुम पूरी दुनिया में देख लो हर जगह कन्फ्लिक्ट है। तो हम मॉडर्न तो हैं पर हम सिविलाइज नहीं, क्योंकि सिविलाइज होने के लिए इंडिया का जूरिस्प्रूडेंस इतना बढ़िया है ना, जो ये कहता है ना कि तुम जब तक अब सबकी करोगे तब तक आप कुछ नहीं हो सकते।